जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ साथियों आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। स्वागत है आपका साथियों एनएस मेरा ट्रेस्ट ग्रुप पर, यूट्यूब चैनल, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, थ्रेड ऐप पर। साथियों आज की हमारी क्लास है हिंदी की सब्जेक्ट, हिंदी की साथियों। और आज का हमारा टॉपिक है साथियों समास। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। समास समास का मतलब होता है साथियों संक्षिप्तीकरण, संक्षेप। यानी किसी भी बड़ी बात को छोटा करके बोलना, कहना, लिखना, उसे क्या बोला जाता है साथियों समास। समास का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर कोई नया शब्द बनता है साथियों। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं साथियों, शब्द मिलते हैं और उनको जोड़ करके एक नया शब्द बनाया जाता है साथियों। जोड़ दिया जाता है उनको और एक नया शब्द बनता है साथियों, तो उसको क्या बोलते हैं हम, समास। जैसे कुछ भी ले लो साथियों। नीलकमल, नीलकमल, यथाशक्ति, लंबोदर, सोग्रस्त, कुछ भी ले सकते हैं साथियों। समस्त पद या सामसिक पद, समस्त पद या फिर सामासिक पद। इसका मतलब होता है साथियों जो भी समास के नियम होते हैं उन नियमों को लागू करके जो एक नया शब्द बनता है साथियों, उसको हम या तो समस्त पद बोलते हैं या फिर समासिक पद बोलते हैं साथियों, या फिर उसको संक्षेप या फिर सांक्षेपिक शब्द बोलते हैं साथियों। बात एक ही है। जैसे हमने लिखा साथियों विद्यालय, ये क्या है साथियों, हमारा समासिक पद है, समस्त पद है। इसका हम अगर इसको विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, विद्या के लिए आल्य। आल्य मतलब घर। ठीक है साथियों। क्या बोला गया, जब दो या दो से अधिक शब्द को आपस में जोड़ा जाता है और वो भी किसके अनुसार, समास के नियमों के, कानूनों के अनुसार साथियों, तो उसका हम क्या बोलते हैं, सामासिक पद। देखो एक दो तीन चार, चार शब्द हैं साथियों। इनको हमने समास के नियमों के अनुसार जोड़ा तो क्या बना, विद्यालय, यानी कि समास। ठीक है साथियों। अब इसका उल्टा करते हैं, समासिक विग्रह। ये तो हमारा सही था साथियों, पॉजिटिव था। अब इसका नेगेटिव करते हैं, समास विग्रह, समास विग्रह। इसका मतलब है साथियों कि कोई भी शब्द है उसको, किसी शब्द को शब्द को अलग, अलग अलग या फिर अलग थलग, उथल पुथल
उथल पुथल। जो करने की प्रक्रिया साथियों, करने की प्रक्रिया, प्रक्रिया है, उसे क्या बोलते हैं साथियों? समास विग्रह। जैसे ये है शब्द है, इसको हमने अलग अलग कर दिया, विद्या अलग कर दिया, के अलग कर दिया, ली अलग कर दिया साथियों, आल्य अलग कर दिया। ये क्या हो गया? हमारा समास विग्रह। और इसी को जोड़ने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं साथियों? समासिक पद। यानी कि जो अलग अलग शब्द है उनको एक साथ समास के बनाए गए कानून नियमों के अनुसार जोड़ा जाता है साथियों, क्या बनता है फिर वो? विधाल्य। समास में साथियों दो पद होते हैं। समास के पद साथियों इसमें दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार, और दो ही पद होते हैं साथियों समास में। पहला होता है पूर्व पद, दूसरा होता है साथियों हमारा उत्तर पद। उत्तर पद यानी कि अगर हम समास को अलग अलग टुकड़ों में तोड़ेंगे साथियों तो दो टुकड़े में टूटेंगे। एक तो पहले पद में, एक होता है दूसरा पद में। जैसे साथियों उदाहरण ले लेते हैं, राजपुत्र। राजपुत्र इसमें क्या हो गया? राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। साथियों ये क्या हमारा पूर्व पद और ये क्या हमारा उत्तर पद। क्या हो गया? पूर्व पद और ये क्या है? उत्तर पद। पूर्व पद होता है साथियों तो पहले वाला होता है, उत्तर पद होता है तो बाद में होता है। ठीक है साथियों। यहां लिखते हैं राजपुत्र, इसका क्या बना था? राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। ये क्या था साथियों हमारा? पूर्व पद, पूर्व पद। और ये क्या बना था मैंने? उत्तर पद। एक खास बात हो रहा साथियों, जब भी हम किसी समास के पद को इकट्ठा करते हैं, जो उसके बीच की होती है ना साथियों विभक्तियां, जैसे का, के लिए, वो खत्म हो जाती है ऑटोमेटिक अपने आप ही। जैसे फुल शब्द बनता है राजा का पुत्र, हमने इसका समास का पद बनाया साथियों राजपुत्र, तो इसमें जो एक का था ना साथियों, ये का, ये अपने आप गायब हो गया। राजपुत्र इसमें कहीं आपको का लिखा दिख रहा है? नहीं है ना। ये भी भक्ति थी साथियों, और ये भक्ति क्या होगी? ऑटोमेटिक समाप्त होगी अंदर से। अब चलते हैं हम साथियों, इतना समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं साथियों हम समास के भेद। अगला है समास के भेद। समास के भेद साथियों, समास के 6 भेद हैं। पहला है अव्ययीभाव समास, अव्ययी भाव समास। दूसरा साथियों तत्पुरुष, तत्पुरुष। तीसरा है कर्मधारय है। ठीक है साथियों, साफ कर दे पढ़ले वाला। ठीक। अगला साथी हमारा दवंद, दव, 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 या फिर इसको ये बोल सकते हैं दवंद, दवंद समास। अगला हमारा साथियों द्विगु,
द्विगु समास। अगला है हमारा बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास। ये थे साथियों समास के 6 भेद। पहला है हमारा अव्ययभाव समास, दूसरा साथी तत्पुरुष समास, तीसरा है हमारा कर्मधारय समास, चौथा है द्वंद्व समास साथियों, द्वंद्व समास या फिर द्वंद्व समास, बात एक ही है। पांचवा हमारा साथियों द्विगु समास, छठा हमारा बहुव्रीहि समास। अब साथी ये तो हो गया समास। अब इनको याद करने का थोड़ा एक तरीका आसान है। देखो इनको कैसे लिखा जाता है, पद के अनुसार लिखा जाता है साथी, इनको पद के अनुसार अनुसार। और वो कैसे निकलते हैं, जिसका पहला पद प्रधान, पहला पद प्रधान होता है साथियों, उसे क्या बोलते हैं, अव्ययभाव समास। और जिसका दूसरा पद होता है साथियों, दूसरा पद प्रधान होता है, उसको क्या बोलते हैं साथियों, तत्पुरुष। तीसरा, जिसके दोनों पद प्रधान, ठीक है साथियों। पहला पद अव्ययभाव होगा, दूसरा जिसका दूसरा पद प्रधान हो साथी तत्पुरुष समास, और जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं साथियों, उसे क्या बोलते हैं, द्वंद्व। द्वंद्व, द्वंद्व समास। अगला जिसका साथियों, ये वाला साफ कर दिया कम। ठीक है साथियों, पहला पद अव्ययभाव समास, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा जिसके दोनों पद साथी द्वंद्व समास, और जिसके साथियों कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद हो गया, कोई भी पद प्रधान नहीं है, कोई भी पद प्रधान नहीं, उसे क्या बोलते हैं, बहुव्रीहि। इसका आसान सा मतलब है साथियों, जिस घर में ना सास की चलती हो, ना ससुर की चलती हो, सिर्फ बहू की चलती हो साथियों, उसे बोलते हैं बहुव्रीहि समास। वहां की जो कदर था उस परिवार की, वो बहू है, ये मतलब है साथियों। अगला है, ठीक है साथियों। बस, जो कर्मधार है साथियों, उसका पहला पद कर्म कर्म होता है, और जो उसका दूसरे पद में उपमान का वो होता है साथियों, वो हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। आगे पढ़ते हैं साथियों हम पहला समास हमारा। पहला अव्ययभाव समास, अव्ययभाव समास। हमने अभी पढ़ा है साथियों, जिसका पहला पद प्रधान होता है। इसकी हेडलाइन ऐसे बनेगी साथियों, जिसका पहला पद प्रधान, पहला पद प्रधान क्या साथियों, प्रधान हो, और क्या हो, अव्यय हो, अव्यय, अव्यय जो कभी भी खत्म ना हो, कितना यूज कर लो चलते रहते हैं। जिसका पहला पद क्या होता है साथियों, अव्यय होता है, उसे क्या बोलते हैं हम, अव्ययभाव समास। यानी कि जो भी इसके वाक्य बनेंगे ना साथियों, वो पहले पद के अनुसार बनेंगे। अगर पहला पद अच्छा नहीं है तो समझ लो पूरा वाक्य ही गलत है, उसके हिसाब से फिर वो वाक्य नहीं बनेगा। अभी इसको उदाहरण देते साथी आपको, जैसे यथाशक्ति। अब देखो इसका उदाहरण है यथाशक्ति।
वैसे साथी देखने पर क्या लगता है कि यथाशक्ति क्या हो सकता है, लेकिन जब हम इसका वो करेंगे ना साथियों, व्याख्या करेंगे, तो इसका मतलब निकलेगा यथा। यथा होता है के अनुसार, के अनुसार मतलब जो भी काम होंगे इसके अनुसार होंगे, इसका ये मतलब है। और जो शक्ति है, शक्ति आपको पता है साथियों क्या होता है, पावर, इज्जत, सब कुछ होता है। और जो इसका हिंदी बनी है साथियों वो है शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। अब बताओ साथियों, अगर ये शब्द ना हो, शक्ति ना हो, तो इसका क्या मतलब है, के अनुसार, किसके अनुसार, क्या अनुसार, कोई मतलब नहीं लगता ना साथियों, ना कोई लॉजिक होता। इसलिए क्या बोला था, जिसका पद पहला प्रधान हो, अगर पहला पद ही अच्छा नहीं होगा साथियों, दूसरा वाक्य क्या हो गया, अपने आप बेकार हो गया। इसलिए क्या हो गया, अव्ययभाव समास। इसका पहला पद क्या है साथियों, यथा। ये क्या है, अव्यय। और जब हमने इसका वो किया साथियों, हिंदी में वो किया, व्याख्या की, तो क्या निकला, शक्ति के अनुसार, यानी पहला पद क्या हो गया साथियों, इसका प्रधान। और जो इसके कुछ शब्द है साथियों, जैसे यथा हो गया, यथा। अगला यथा हो गया साथियों, अगला अनु। यथा होता है अनुसार। अनु हो गया साथियों, भर हो गया, भर, जैसे भर पेट, पेट भर के। प्रति हो गया साथियों, प्रति, हर रोज, जैसे प्रतिदिन, हर एक दिन। एक हो गया साथियों हाथ, हाथों हाथ लेना, हाथ। ये कुछ शब्द है साथियों जो मेन मेन है, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन उतना याद नहीं रखा जाता साथियों, किससे भी हो, कितना बड़ा जिनिस हो गलती कर ही देता है। ये जो मेन मेन है साथियों शब्द, ये लिख दिए मैंने। वैसे तो ये भी है, प्रति भी है, ओ भी है, यथा भी है, अनु भी है, भर भी है, प्रति हाथ। ये मेन मेन साथियों लिख दिया। यथाशक्ति, भरपेट, प्रतिदिन, हाथों हाथ। और क्या होगा साथियों, अनुरूप। अनु से क्या बना, अनुरूप, रूप के अनुसार। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, भरपेट, पेट भर के, प्रति, प्रतिदिन, हर एक दिन, हाथ, हाथों हाथ, हाथों में हाथ लेना साथियों। कंप्लीट हो गया भाव समास साथियों। ये फिर इनके वो लिखूं, यथाशक्ति लिख देता हूं, देखो ये तो हमने लिख दिया यथाशक्ति। अनुरूप, अनुरूप, रूप के अनुसार, रूप के अनुसार। भरपेट, पेट भर के, पेट भर कर। अगला प्रति दिन, प्रतिदिन का साथ क्या है, हर दिन। हाथ, हाथ है क्या बना साथियों, हाथों हाथ। हाथ है क्या बना, हाथों हाथ, हाथों हाथ। इसका बना साथियों, हाथ ही हाथ में, हाथ ही हाथ में, यानी कि एक हाथ से दूसरे हाथ में लेना, हाथ ही हाथ में लेना। ठीक है साथियों, करो साहब, कर दो, ठीक। अगला साथियों हमारा तत्पुरुष समास, नंबर 2। क्या है, तत्पुरुष समास। ये क्या थे, इनके उदाहरण दे, ताकि कोई कंफ्यूजन ना होता है, ये पता लग जाए कि ये इनका उदाहरण है। अगला समास साथियों हमारा तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है, जिसका दूसरा पद प्रधान होता है साथियों, इसका दूसरा पद प्रधान
क्या होता है इसमें साथियों? दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद प्रधान बोलिए साथी, या फिर उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है, वही बात है। दूसरा बोल दो, उत्तर बोल दो। ठीक है साथियों। और जो एक खास बात और साथियों, जो इनके बीच में होता है ना योजक, ये वाला, ये गायब हो जाता है। ब्रैकेट लगा के हम लिखते हैं ना साथियों, आएंगे आगे भी, वो गायब हो जाता है। जैसे क्या हो गया, राजकुमार। राजकुमार ले लीजिए, धर्म ग्रंथ ले लीजिए साथियों, जैसे राजकुमार ले लेते हैं। राजकुमार, इसका साथियों राजा का कुमार। राजा का कुमार, राजा का कुमार। क्या होगा साथियों, मैंने क्या बताया था, देख, ये इसका क्या होगा, पूर्व पद। पूर्व पद। और ये कुमार क्या है, उत्तर पद या फिर दूसरा पद। और जो साथी इसकी बीच की विभक्ति है, ये ब्रैकेट में होता है साथियों, तो ऐसे करके ऐसे, ये ऑटोमेटिक क्या हो जाता है साथियों, यहाँ से गायब हो जाता है। क्या हो गया, गायब। अब ये देखो, ये इसका दूसरा पद है, ये पहला पद है, राजा का। अगर हम इसको साफ कर दें साथियों, इसको काउंट ना करें, तो क्या बनता है, ये देखो, ये हमने का गायब कर दिया, क्या बना, राजा का। क्या राजा का, बाद में हमने शब्द लगाया कुमार, यानी कि उसका लड़का। क्या बनेगा साथियों, राजा का कुमार। ये मतलब है साथियों। इसका दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। जो हमने अभी अभी क्या अव्ययभाव समास, उसमें क्या होता है साथियों, पहला पद प्रधान होता है। ठीक है साथियों। अगला देखो, धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ, इसका क्या बना, धर्म का ग्रंथ। अब ये बताओ साथियों, ये पूर्व पद, ये उत्तर पद, अगर यही ना हो इसमें, तो क्या बना, धर्म का। क्या धर्म का, क्या कहना चाह रहे हो भाई, धर्म का क्या। हमने ये ग्रंथ लगाया, तो तब जाके क्या बना साथियों, धर्म ग्रंथ। इसीलिए क्या बोला जाता है, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है साथियों, आगे समझ, साफ कर दो परले वाला। ठीक। अब साथियों इसमें तत्पुरुष समास में विभक्तियां चलती हैं। तत्पुरुष समास के भी भेद हैं साथियों इसके, यही मेन है बस इसमें, इसके भेद, तत्पुरुष समास के भेद कैसे हैं साथियों। इसमें क्या चलेंगे अब, विभक्तियां, जैसे पहली विभक्ति, दूसरी विभक्ति, तीसरी विभक्ति, कर्ता, कर्म, करण, आपादान, संप्रदान, ये चलेंगे साथ इसमें। पहली है द्वितीय विभक्ति, कौन सी, कर्म। कर्म, तत्पुरुष समास। इसमें क्या चलेगी साथियों, कर्म कार की जो विभक्ति होती है ना साथियों, वो लुप्त हो जाती है। को, ये ब्रैकेट वाला जो यहाँ पे समझा साथियों, ये हो जाएगी यहाँ से गायब। जैसे क्या है, हमने लिखा चिड़ी मार, चिड़ी मार, ये शब्द है साथियों। जो हम इसका समाज के कानूनों नियमों के अनुसार जो इसका उच्छेद करेंगे साथियों, वो क्या बनेगा, चिड़ियों को मारने वाला। ठीक है साथियों, चिड़ियों को मारने वाला, माननी जगह नहीं है, मैं लिख देते हैं, चिड़ियों को मारने वाला। ठीक है साथियों, पहला पद पूर्व पद हो गया, दूसरा पद क्या हो गया,
मारने वाला। ये बीच में क्या है, विभक्ति। अब ये बताओ साथियों, हमने अगर इसका दोनों को जोड़ा, संक्षिप्तकरण किया, इसमें कहीं को लिखा हुआ है? नहीं है ना। तो जो इसके अंदर जो विभक्ति थी वो क्या होगी साथियों, ऑटोमेटिक गायब हो गई। और दूसरा पद क्या है, चिड़ियों को, ये दूसरा पद है मारने वाला। अगर ये मारने वाला वहां से हटा दिया जाए तो क्या बनेगा, चिड़ियों को, क्या को, आगे भी तो कुछ बोलो। इसलिए क्या बोला जाता है साथियों, इसमें दूसरा पद प्रधान है, तत्पुरुष समास, चिड़ियों को मारने वाला। ठीक है साथियों। अब इसका दूसरा उदाहरण देखो, चिड़ी मारो गया, गगनचुंबी, गगनचुंबी यानी गगन को चूमने वाला। ठीक है साथियों। अगला उदाहरण है यश प्राप्त, यश प्राप्त यानी कि यश को प्राप्त करने वाला, जिसने ख्याति प्राप्त कर लियो साथियों, ख्याति प्राप्त करने वाला, यश को प्राप्त करने वाला। अगला आता है ग्रामगत, ग्रामगत, गांव को जाने वाला। क्या बना साथियों, गांव को जाने वाला या फिर गांव को गया हुआ, गत हो गया ना, गांव को गया हुआ। अगला साथियों रथ चालक, रथ चालक का क्या होता है साथियों, रथ को चलाने वाला। अगला है जेब कतरा, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला या फिर जेब को काटने वाला। ठीक है साथियों, आगे समझ में। जो इसकी मेन है ना साथियों, को विभक्ति तो कर्म तत्पुरुष समास में वो ऑटोमेटिक गायब हो जाती है। जैसे देख, रथ चालक, रथ को चलाने वाला, इसमें कहीं को है नहीं है। जेब कतरा, जेब को काटने वाला, इसमें भी को नहीं है, ऑटोमेटिक गायब हो गया साथियों। गगन चुंबी, गगन को चुमने वाला, इसमें भी को गायब हो गया। यश प्राप्त, यश को प्राप्त करने वाला, ख्याति को प्राप्त करने वाला, वो भी हो गया साथियों। ग्रामगत, गांव को जाने वाला या फिर गांव को गया हुआ, एक ही बात होगी साथियों। उसमें कहीं भी को नहीं है, को क्या हो गया, गायब। ठीक है साथियों। अगला है हमारा, अगला इसका भेद है, अगला साथियों कर्ण, कर्ण तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है साथियों, जो इसमें विभक्ति होती है ना साथियों, कौन सी वाली, तीसरे वाली, तृतीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति। और तृतीय विभक्ति क्या हो जाती है साथी में, गायब। और तृतीय विभक्ति में क्या आता है साथियों, जैसे से, के द्वारा, क्या आता है, से। तृतीय विभक्ति में क्या आता है साथियों, से, के द्वारा। ये विभक्ति क्या हो जाती है, गायब। अब इसका उदाहरण देखते हैं साथियों, कर दिए बड़ा साहब, ठीक। अब इसका साथियों उदाहरण देखते हैं। पहला है करुणापूर्ण, करुणा पूर्ण, मतलब क्या साथियों, करुणा से पूर्ण। मतलब क्या साथियों, करुणा से भरा हुआ, दया, जिसके अंदर मानवता, दया है साथियों, करुणा है, इज्जत है, उससे क्या है, पूर्ण है, वो भरा हुआ है। अगर साथियों मैं ये ना लिखूं, ये वाला पूर्ण ना लिखूं, ऐसे कर दूं, तो क्या बना, करुणा से, आगे तो कोई मतलब ही नहीं, करुणा से, क्या करुणा से, इसलिए क्या बोला जाता है इसको, तत्पुरुष समास, जिसका दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। करुणा से पूर्ण, ये देखो साथियों, ये वाला से ऑटोमेटिक गायब हो गया ना, करुणा पूर्ण, करुणा पूर्ण। और जब मैंने इसकी व्याख्या की तो क्या बनी, करुणा से पूर्ण। इसलिए क्या बोला जाता साथियों, इसके अंदर जो विभक्ति होती है अपने आप क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। अगला साथियों भय मुक्त, भय मुक्त, भय से जो मुक्त हो चुका हो, जो डरता ना हो साथियों। अगला है रेखांकित, रेखांकित मतलब क्या साथियों,
रेखा से अंकित, रेखा से अंकित, अंकित है, अंकित। यानी कि साथियों क्या बोल रहा है इसने, ये जो बीच वाला से था ना साथियों वो गायब हो गया, रेखा अंकित, रेखांकित। ये तो हमने लिख दी साथियों, भय मुक्त, पूर्ण मुक्त, रेखांकित। पद से क्या होगा साथियों, पद दलित, पद दलित। मतलब क्या, पद से दलित, पद से दलित, यानी कि पद से छोटा। कोई सब इंस्पेक्टर है, कोई डीएसपी है, कोई कांस्टेबल है साथियों, इसका मतलब है ये उसके लिए लागू किया गया है जैसे कोई डीएसपी किसी कांस्टेबल कहता है पद दलित कि तू मेरे पद से नीचे है, पद से छोटा है तू, मैं डीएसपी और तू क्या है, कांस्टेबल। पद दलित साथियों, पद से दलित। ठीक है साथियों, ये थे मेन मेन उदाहरण। वैसे तो इसके और भी उदाहरण है साथियों, लेकिन जो मेरे को मेन लगे वो मैंने आपको बता दिए। इसका दूसरा है मद से अंधा, जो नशे में चूर है साथियों, उसको कुछ दिखाई नहीं देता। मदांध, मदांध, मद से अंधा, मद से अंधा, यानी कि बस सिर्फ उसको खुद ही खुद दिखाई देता है कि बस तू ही है जो कुछ है, तेरे इशारों पर दुनिया चलती है, दूसरे तो पागल है। ये क्या हुआ साथी, यहाँ से गायब, ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, ये गायब हो गया। ठीक है साथियों, मदान। अगला हम चलते हैं, ये साफर दूसरे वाला। ठीक है साथियों, कहां से करण, दो हो गए साथियों, करण। अगला चलता है हमारा संप्रदान तत्व, कर्म, करण, संप्रदान, संप्रदान, तत्पुरुष समास। इसमें क्या था साथियों, इसमें भक्ति प्रयोग की जाती है साथियों चौथी, चतुर्थ, चतुर्थ, चौथी, या फिर 4 नंबर वाली, नंबर वाली। और इसमें क्या होता है साथियों, के लिए, के लिए भक्ति प्रयोग होते हैं साथियों, और ये क्या हो जाती है अपने आप गायब। इसका उदाहरण देखिए, विद्यालय, ये बहुत आसान है साथियों, हर एक की जुबान पे है। विद्यालय, विद्या के लिए आल्य, विद्या के लिए आल्य। ये देखो साथियों, विद्या पूर्व पद, आल्य, आल्य मतलब साथियों क्या होता है, घर, घर, निकेतन, निवास। ठीक है साथियों, और ये क्या थी हमारी चौथे नंबर की, क्या थी विभक्ति, ये क्या हो गया ऑटोमेटिक यहाँ से गायब। क्या होगी साथियों, गायब। विद्यालय, विद्या के लिए आल्य, जब हमने इसका समास, समासिक सांक्षेपिक शब्द बनाया साथियों, क्या बना, विद्यालय, यानी विद्या के लिए आल्य। अगला साथियों, स्नानागर, स्नानागर, मतलब स्नान के लिए घर साथियों। अगला है यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला मतलब घर, स्थान। ऐसा करो साथियों अगले वाला, ठीक है। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए क्या है साथियों, शाला। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, डाक गाड़ी हो गया साथियों, डाक के लिए गाड़ी हो गया। परीक्षा भवन, परीक्षा भवन मतलब क्या साथियों, परीक्षा के लिए भवन।
देशभक्ति, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। देश के लिए क्या होगा शक्ति? देश के लिए क्या होगा साथियों? भक्ति, देशभक्ति। आगे क्या होगी साथियों? गौशाला, गौशाला मतलब गौ के लिए, शाला मतलब घर, स्थान। ठीक है साथियों। अगला मेन है जो बहुत बार पूछा जाता है साथियों, हथकड़ी। हमने नाम सुना भी है, अखबारों में, खबरों में, हर जगह पढ़ते हैं साथियों, और पता भी होता है कि आस पड़ोस में सुनते हैं कि उसको हथकड़ी लगी, लेकिन जो उसका असली मतलब वो पता ही नहीं होता। हथकड़ी होता साथियों हाथों के लिए कड़ी, हाथों के लिए कड़ी मतलब ऐसी कड़ी जो सिर्फ हाथों के लिए बनाई गई है। वो हथकड़ी कहाँ लगेगी? सिर्फ हाथों में, पाँव में नहीं, ना गले में, ना गर्दन पे, कहीं नहीं, सिर्फ हथकड़ी। ये क्या होगा साथियों? हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास। ये वाला क्या होगा साथियों? ऑटोमेटिक गायब। ये क्या हमारा? पूर्व पद, पूर्व पद। और ये वाला क्या है साथियों? हमारा उत्तर पद। ठीक है साथियों। ये उत्तर पद है कड़ी, ये हाथों के लिए पूर्व पद, और ये क्या साथियों? हमारी विभक्ति। कौन से वाली? नंबर 4, फोर्थ। ठीक है साथियों। अगला वही सब कर देते हैं, ठीक है ना? ये जगह हम संप्रदान हो गया साथियों। अगला आता है आपादान। आपादान तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है साथियों? कौन सी विभक्ति यूज होती है? 5वें वाली, फिफ्थ। आपादान के साथ क्या होता है? से या फिर अलग हो जाना साथियों, जुदाई या फिर बिछड़न। जैसे अलग होना, अलग होना, जुदाई, बिछड़न, या फिर इसको आसान से भाषा में बोल सकते साथी, ब्रेकअप, ब्रेकअप होना। ठीक है साथियों। या जब भी हम किसी साथियों अलग होते हैं तो क्या होता है? हम तो क्या बोल रहे थे? ब्रेकअप हो गया। लेकिन हम इसमें ये शब्द यूज तो नहीं कर सकते ना साथियों, ब्रेकअप वाला। ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए या लिखा गया साथियों, ताकि आप समझे। ये पेपर में मत लिख देना ब्रेकअप, ब्रेकअप हो गया साथियों। ठीक है। इसकी हम वहां देखते हैं साथियों, उदाहरण देखते हैं हम। जैसे क्या हो गया? पथभ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट मतलब क्या हो गया? ये पूर्व पद, ये उत्तर पद। से क्या है? विभक्ति। कौन सा? आपादान तत्पुरुष समास। ये क्या हो गया? ऑटोमेटिक गायब हो गई। पथ से भ्रष्ट यानी पथ है जो उसका रास्ता था, जिस रास्ते पे उसको जाना था, उससे क्या हो गया? भ्रष्ट हो गया, वो अलग हो गया, जुदाई होगी साथ, उसका रास्ते से उसने क्या किया? किनारा कर लिया। पथ से भ्रष्ट, अपने रास्ते से, अपने मंजिल से अलग हो गया। अगला साथी, देश निकाला, देश निकाला मतलब साथी उसको देश से क्या कर दिया? निकाल दिया। जैसे राजा महाराजा पुराने समय में करते थे साथियों कि उसको देश निकाला दे देते, वो देश से, सीमा से बाहर चला जाता था। ये साथियों। गुणहीन, जलहीन, पापहीन। गुणहीन, गुणों से हीन यानी कि उसने क्या हो गया? गुणों से अलग हो गया वो। जलहीन, जल से अलग यानी जल ही नहीं मिला उसको, जल से क्या हो? तड़प रहा है साथियों। जलहीन, गुणहीन, ये पाप भ्रष्ट हो गया साथियों। अगले वाला हो गया
गुणहीन लिख दिया, गुणहीन जलहीन लिख दिया साथियों, पथभ्रष्ट हो गया। ये मेन मेन है साथियों, वैसे तो बहुत सारे हैं इसमें, जैसे धनहीन हो गया, धन से अलग हो गया, धन उसके पास है नहीं साथियों। अगला पदच्युत यानी कि पद से हट गया, ये लिखो पद, पद से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, उदाहरण इसका, पद से अलग, पद से हटना, अलग हो जाना, ये वाली आएगी साथ इसमें, ये बहुत बार पूछा जाता है साथियों। ये तो बाकी आपको मैंने बता दिया, गुणहीन गुण से अलग हो जाना, जल से अलग हो जाना, जलहीन जल के बिना, पदच्युत पद से हटाना, देश निकाला देश से निकाला, पद भ्रष्ट। अगला साथी इसमें ऋण मुक्त, वो भी लिख लो, ऋण मुक्त, क्या साथी इसका, ऋण से अलग, ऋण मुक्त। एक मिनट साथी, हाँ ये वाला साफ करो साथियों। ये होगा साथी हमारा आपादान। अगला हम चलते हैं संबंध। संबंध, तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है साथियों, संबंध में छठी विभक्ति प्रयोग की जाती है साथियों, ठीक, मतलब षष्ठी, क्या साथियों, षष्ठी, षष्ठी नहीं षष्ठी, षष्ठी विभक्ति, छठी, ये क्या की जाती है, इसमें विभक्ति प्रयोग की जाती है। और इसका जो मतलब है साथियों, सही वाला, वो क्या है, संबंध में का के की, का के की, इसका क्या विभक्ति है साथी, ये विभक्ति, इसका क्या हो जाता है साथियों, ऑटोमेटिक लोप हो जाता है, गायब हो जाती है, मिट जाती है, या फिर जो यूजलेस हो जाती है, कुछ ही बोल सकते साथियों। और जो इसका उदाहरण है वो देखिए क्या है, हमने शुरू में करवा था साथियों, राजपुत्र, राजपुत्र मतलब क्या है, राजा का पुत्र। ये देखो साथियों, राजा का पुत्र, ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है, और ये सुबह क्या हो गया, लोप हो गया, विलुप्त होगी साथियों, गायब होगी, ऑटोमेटिकली हिडन होगी। अब इसका अगला देखते हैं, ये तो हो गया साथियों राजपुत्र, राजा का पुत्र। अब इसका उदाहरण देख सकते हो, राजा की आज्ञा, राजा ज्ञा मतलब क्या, राजा की आज्ञा, राजा की आज्ञा, ये वाला गायब हो गया साथी इसमें, राजा की आज्ञा में राजा वाला गायब है। अगर आता है गृह स्वामी, गृह स्वामी मतलब क्या साथियों, गृह का स्वामी, घर का स्वामी, घर का राजा यानी अपना घर का मालिक, गृह स्वामी होगा साथियों। पर अधीन, अगला साथियों उदाहरण हमारा, पराधीन मतलब क्या है, पर के अधीन यानी कि दूसरे के अंतर्गत काम करना। जैसे सभी कर्मचारी अपने अपने राज्य की सरकारों के अंदर काम करते साथियों, पर के अधीन। कोई बिजनेसमैन के अंदर काम करता है साथियों, कंपनी में काम करता है, वो भी क्या है, दूसरे के अधीन है। ये क्या होगी इसमें, गायब, ऑटोमेटिकली क्या होगी साथियों, हिडन। इसके दूसरे वो आप कर साथियों, दूसरे वाला, ठीक। अब इसके थोड़े से और उदाहरण देख लेते साथियों, राजा का पुत्र राजा गया, गृह स्वामी साथियों पर के अधीन हो गया, राजा का कुमार राजकुमार हो गया।
ठीक है साथियों, देश की रक्षा हो गया, देश रक्षा, क्या हो गया, देश की रक्षा, देश की रक्षा। ठीक है साथियों, अगला है शिवालय, शिव का आलय, मतलब शिव का घर, आलय क्या साथियों, घर। ठीक है साथियों, विद्यासागर, विद्या का सागर, जिसमें बहुत ज्यादा विद्या का ज्ञान हो साथियों, उसके अंदर इतने ज्ञान हो वो हर एक बात का कई कई जवाब दे साथियों, उसको कहते हैं विद्यासागर, विद्या का सागर भरा हुआ, समुद्र भरा हुआ साथियों। ठीक है साथियों, ये मेन मेन इसके उदाहरण थे, जैसे राजपुत्र, राजाज्ञा, गृह स्वामी हो गया साथियों, देश रक्षा हो गया, शिवालय हो गया, गृह स्वामी हो गया। अब अगला चलते हैं साथियों, अधिकरण, 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 तत्पुरुष समास। ठीक है साथियों, इसमें कौन सी विभक्ति यूज होती है साथियों, सप्तमी, सप्तमी विभक्ति, सप्तमी, सेवंथ, सातवीं, सातवीं विभक्ति का साथी प्रयोग होती है। ठीक है, और इसमें क्या प्रयोग होता है साथियों, अधिकरण, अधिकरण का होता है में पर, में पर विभक्ति। इससे क्या होता है साथियों, ऑटोमेटिक हिडन हो जाती है, गायब हो जाती है। इसका उदाहरण सिंपल सा साथियों, वो क्या है, शोक मगन। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है साथियों इसका, ये हर बार यही क्वेश्चन में पूछा जाता है और हम पढ़ते भी हैं। जैसे क्या बोलते हैं हम, शोक मगन, शोक में मगन, मतलब क्या है साथियों, वो दुख में घुसा हुआ है और दुख से बाहर नहीं निकल रहा, उसमें इतना लीन है साथियों दुख में कि उसको बाहर संसार की खुशियां ही नहीं दिखाई दे रही, बस दुख ही दुख दिख रहे हैं, अपने खुद के दुख दिख रहे हैं साथियों। शोक में मगन, ये भक्ति कौन सी साथियों, सातवें वाली, और ये क्या ऑटोमेटिक हिडन होगी साथियों, शोक मगन हो गया। अगला साथियों, आप पर बीती, आप बीती, मतलब क्या साथियों, आप पर बीती, इसका मतलब है साथियों खुद पर, आप पर, अपने आप पर बीती, ये क्या होगा साथियों, ऑटोमेटिक गायब। ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है। पर क्या होता है साथियों, ये साथ में विभक्ति है जो क्या होगी, ये देखो मैं पर, ये क्या पर क्या हो गया, ऑटोमेटिकली गायब हो गया। इसे कुछ उदाहरण है साथियों, शोक मगन लिखूं, हाँ ठीक है, ये वाला साफ करो साथियों। ठीक, अब इसके उदाहरण देख लेते साथियों, शोक मगन तो हमने लिख दिया, आप बीती भी लिख दिया। अगला है गृह प्रवेश, गृह प्रवेश, मतलब क्या साथियों इसका, गृह में प्रवेश, गृह में प्रवेश, मतलब जब हम कोई नया घर बनाते हैं, लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, पूजन करते हैं, उस घर में जाते हैं, तो हमने क्या किया, स्टेटस लगाते हैं, आजकल तो फेसबुक, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे सब जगह डाला जाता है कि हमने नए घर में प्रवेश किया। तो ये क्या साथियों, गृह प्रवेश। कौन से तत्पुरुष समास का साथी, अधिकरण, कौन सी भक्ति यूज होती है साथी इसमें, सातवीं, और कौन सी भक्ति का लोप हो जाता है, में पर, गृह में प्रवेश। हम कभी लिखते हैं गृह में प्रवेश, हम तो बस ये लिखते हैं साथियों, गृह प्रवेश हो गया हमारा,
आम मन हमारे ने अगर नहीं कर ली गृह प्रवेश। ये साथियों इसका क्या है, विग्रह, और ये क्या है हमारा समासिक पद संक्षेपित संक्षिप्तीकरण हो गया साथियों। ये शब्द गृह प्रवेश हो गया लोकप्रिय, लोक में प्रिय, लोकप्रिय, लोकप्रिय है साथियों। आनंद मगन, आनंद मगन मतलब शोक मगन, आनंद मगन। बात एक ही साथियों, बस ये यहाँ पे क्या है, शोक में मगन है, और ये कहाँ पे है, आनंद में मगन है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ साथियों आपको जितने भी ये एग्जाम्पल मैंने दिए हैं आपको सही अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगला चलते साथियों, एक और मेन है, उसका हम यूज तो कई बार करते हैं लेकिन हमारे क्या होता है साथियों, दिमाग से उतर जाता है। वो है ने तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास है तो ये भी साथी तत्पुरुष समास का हिस्सा, लेकिन हम तो पढ़ेंगे भाई, हमको तो नौकरी लेनी है भाई, रोजगार लेना है, हम क्यों इसको छोड़ें। सही बात है ना साथियों। अगर हम इसको छोड़ दें क्या पता पेपर में आ जाए, फिर हम वहां टुकर टुकर देखेंगे कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। इसलिए हम साथियों सभी लेके चलते हैं। इसका हमेशा प्रयोग साथियों किस चीज में प्रयोग होता है, नकारात्मक में। नकारात्मक, नेगेटिव, बोलते हैं ना कि सारा दिन उस बंदा एक तो नेगेटिव सोच रहा है, यानी इसका मतलब क्या होता है साथियों, हमेशा नकारात्मक ही होता है। तत्पुरुष समास जैसे अनावश्यक है साथियों, अनावश्यक, इसे क्या बनेगा, न आवश्यक, यानी कि क्या है, कोई जरूरी नहीं, न आवश्यक, मैंने तो भाई जरूरत ही नहीं, न आवश्यक। अगला साथियों अनिष्ट, न इष्ट, मतलब क्या साथियों, न नकारात्मक। अनावश्यक हो गया, नापसंद हो गया साथियों, नापसंद। नापसंद का क्या मतलब है साथियों, न पसंद, मतलब क्या पसंद ही नहीं है भाई हमको तो। वो साफ करो साथियों दूसरे वाला। ठीक, इसके वैसे तो साथियों इसके बहुत उदाहरण है, लेकिन हम मेन मेन पढ़ेंगे। जैसे क्या होगा साथियों, ऐधर्म, ऐधर्म, ऐधर्म क्या है, नैधर्म, मतलब इसका धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है, नैधर्म। अगला है अनिष्ट, अनावश्यक, ये हमने लिख दिया साथियों, नापसंद हो गया, नकारात्मक प्रयोग होते हैं। एक होता है साथियों, ये भी कई बार आ जाता है, गैर वाजिब, मतलब नावाजिब। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ साथियों देखो ये समास भी आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसके जो मेन मेन थे बस यही थे साथियों, अनावश्यक, अनिष्ट, नापसंद, ऐधर्म, गैर वाजिब। अब चलते हैं हम साथियों हमारे अगले समास की तरफ, तीसरे वाले की तरफ साथियों, वो है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, ठीक है साथियों। कर्मधारय समास क्या होता है, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो साथियों, और जो पूर्व पद में है ना, उपमेय और उपमान का क्या होता है, और विशेषण विशेषता का होता है साथियों थोड़ा। इसका क्या है, पूर्व पद में, पूर्व पद में विशेषण विशेष्य,
विशेष्य। पूर्व पद में क्या होता है साथियों? विशेषण विशेष्य होता है। और क्या होता है? उपमेय उपमान होता है। कर्मधारय समास साथियों, जिस समास का दूसरा पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, जिस समास का साथियों उत्तर पद प्रधान हो, और जो पूर्व पद होता है ना साथियों, उसमें विशेषण विशेष्य उपमेय उपमान होते हैं। इसका उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण है चंद्रमुख। इसका क्या है? चंद्र के समान मुख। ठीक है साथियों, हमने क्या बोला था साथियों? इसका उत्तर पद प्रधान होता है। ये क्या है? पूर्व पद। ये क्या है? उत्तर पद। अगर साथियों यही ना हो तो क्या फर्क पड़ेगा? इसको देखियो, चंद्र के, हमने ये मुख हटा दिया साथियों से, क्या वाक्य बनाया? चंद्र के समान। क्या है भाई समान? उसके समान ये तो कहो, यानी इसके क्या बोला हमने? उत्तर पद प्रधान। और साथियों क्या होता है? विशेषण विशेष्य के समान, यानी कि तुलना की जाती है। जैसे देखो ये के समान। उपमेय उपमान में क्या होता है साथियों? तुलना की जाती है। ये है, ये मतलब ऐसा। अगला देखो साथियों, लालमणि। इसका क्या बना? लाल है जो मणि। ये होता है ना साथियों। ये क्या है इसका? एक मिनट, सही नहीं दिख रहा साथियों, दोबारा से लिखता है इसको। लाल है जो मणि। ये क्या है इसका साथियों का? उत्तर पद। उत्तर पद क्या है? प्रधान है। लाल क्या है? पूर्व पद है। जो क्या है? उपमेय उपमान है साथियों, विशेषण विशेष्य है। ठीक है साथियों, अगर उसको निकाल दिया जाए तो इसका तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहा ना। लाल है जो, क्या है लाल? हमसे क्या क्वेश्चन किया गया कि लाल है जो, किसके समान है लाल? कौन है लाल? तो हमने उत्तर पद जोड़ के इसमें क्या दिया साथियों? इसका जवाब दिया, वो क्या है? मणि। इसलिए क्या बोला गया साथियों? इसको उत्तर पद प्रधान। और पूर्व पद में क्या है? लाल। विशेषण विशेष्य है। उपमेय क्या है जो, यानी क्या हो गया? तुलना हो रही है। ये बड़ा साफ कर दो साथियों। ठीक। मतलब इसके सारे बहुत सारे साथियों उदाहरण है। आप एनसीईआरटी देखोगे, स्पीडी देखोगे, विद्यापीठ देखोगे, गूगल पे देखोगे, तो देश भी ना निकल के आएंगे साथियों हम, लेकिन हम करेंगे मेन मेन। पहला है क्या है? चरण कमल। चरण कमल, चरण के समान कमल। अगला साथियों कनकलता। कनक के समान है साथियों जो लता। ठीक है। अगला है प्राण प्रिय। प्राणों के समान है जो प्रिय, यानी कि कोई इसका प्रिय है,
जो क्या है, इतना प्यारा है वो जितनी हमें अपनी जान प्यारी होती है, इसलिए क्या बोला गया था, उसको प्राण प्रिय है। हाँ हाँ, आप बोल सकते हैं, आप उसको वो बोल सकते हो जो आपके दिमाग में चल रहा है। अगला साथियों, मृगनयन। वाह जी वाह। मृगनयन, इसका मतलब क्या साथियों? मृग के समान नयन। मतलब यहाँ पर हम किसी की तुलना कर रहे हैं साथियों, कि जो तेरी आंखें वो हिरण की आंखों के समान है। ये हमारा पूर्व पद है, ये हमारा उत्तर पद है। पता है मुझे आप किसकी तुलना कर रहे हो, बंद करो। ये क्या साथियों? हमारा उत्तर पद। उत्तर पद क्या है? हमारा प्रधान। क्योंकि हमने बोला कि हिरण की आंखों के समान है। हिरण के समान है क्या? आपकी आंखें, जैसे उसकी आंखें होती है ना साथियों, गहरी गहरी, कौली कौली, बुरी बुरी सी, ये बोला गया है। के समान क्या है? उपमेय उपमान है साथियों, विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है। मृग क्या हमारे यहाँ पूर्व पद है, और उत्तर पद क्या साथियों? हमारा प्रधान है, और उत्तर पद क्या है? नयन। पता है मुझे आप क्या समझ रहे हो, ठीक है साथियों। पेपर में वो नहीं लिखना, हमने ये लिखना है, मृग के समान है, मृग नयन। ठीक है साथियों। ये मेन मेन थे उदाहरण। चंद्रमुख, लालमणि, चरण कमल, कनकलता, प्राण प्रिय है, मृग नयन। वैसे तो बहुत है साथी, जैसे महादेव है। महादेव, महान है जो देव, महान है जो देव। ये उत्तर पद, ये पूर्व पद, ये उपमेय उपमान, विशेषण विशेषण साथियों। महादेव हो गया। अगला है परमानंद। परमानंद मतलब परम है जो आनंद। ठीक है साथियों, परम है जो आनंद। मतलब उत्तर पद, पूर्व पद, ये प्रधान है, ये प्रधान निय है जो विशेषण विशेष है, उपमेय उपमान है साथियों। ठीक है, ये मेन मेन उदाहरण साथियों जो मैंने आपको बताए हैं। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको ये सभी समझ अच्छे से आगे होंगे। अब चलते हैं हम अगले उसके समास की तरफ। उसके साफ करते साथियों पहले वाले को। ठीक। अगला साथियों हमारा द्विगु समास। ये वाला साफ कर दिया ना, ये तो लिया हमारा। ठीक है, ये पहले नहीं याद है। क्या साथियों हमारा अगला? द्विगु। क्या हो गया? एक मिनट साथियों, एक मिनट। हम थे साथी द्विगु समास पर। इसका सिंपल सी फंडा है साथियों, इसमें सिर्फ संख्या का प्रयोग होता है। इसमें क्या होता है? पहला पद, पहला पद मतलब क्या साथियों? पूर्व पद। क्या होता है इसका? संख्यावाचक, संख्यावाचक। इसमें क्या होता है साथियों? संख्या का प्रयोग होता है। जैसे सप्त सिंधु, सप्त सिंधु यानी कि 7 सिंधु का जोड़ बोल दीजिए साथियों, या फिर समाहार बोल दीजिए, या फिर योग बोल दीजिए, या फिर मिलन बोल दीजिए साथियों। बात एक ही है। सब सिंधु बोल दिया हमने, ये नहीं देखा ना कि क्या है। हमने देख लिया सब सिंधु है, ठीक है साथियों, द्विगु समास है। क्या इसकी हिंदी क्या व्याख्या क्या बनी? 7 सिंधुओं का जोड़, 7 सिंधुओं का समाहार, 7 सिंधुओं का योग, और क्या? 7 सिंधुओं का मिलन।
ये क्या हुआ साथियों? द्विगु समास। अगला हमारा दोपहर। दोपहर, दोपहर में क्या होता है साथियों? दोपहर का मिलन। वो वाला मिलन नहीं, जोड़, समाहार। ठीक है साथियों, दोपहर का जोड़, दोपहर का समाहार, दोपहर का मिलन, उसको क्या बोलेंगे हम साथियों? दोपहर। इसकी क्या है? दो। ये क्या है? संख्या। ये क्या थी यहाँ पे? संख्या। अगला उदाहरण देखिए साथियों, वो क्या है? त्रिलोक। हम क्या बोलते हैं? त्रिलोकी या फिर त्रिलोक। मतलब क्या है? तीन लोकों का, तीन लोकों, लोक, पातालोक, यमलोक, लोकों का समूह है। तीन लोक। पहला शब्द क्या है साथियों उसका? तीन। तीन क्या है? संख्यावाचक, इसलिए क्या हुआ है? द्विगु समास। ये वाला साफ करो साथियों। अगला उदाहरण देखिए साथियों इसको, चार राहों का समूह है, चौराहा। वो चौराहा नहीं जो आप देखते हैं कि मेरा चौराहे में पार आ गया, अगर मेरे पास तो ओड़ा चौक पे लिगड़ उधर पैंडा उधर रखा था, ठीक कटा कर पड़ी सी थी, उनमें पार आ गया, वो चौराहा नहीं। चौराहा होता साथी ये, एक सड़क इस तरफ जाती है, एक सड़क इस, एक साइड है, एक साइड, इसको चौराहा बोलते हैं साथियों। ये वाला चौराहा नहीं कि सड़क ऐसे मुड़ रही थी, ऐसे आके सड़क ऐसे मुड़ गई और यहाँ पे कोण पे किसी ने छोटी सी जाकरी दर दी, उसमें राख दर दी, चूड़ी कंगन दर दी, और वो चौराहा नहीं साथियों। ये वाला चार राहों का समूह है। क्या बनता है? चार राहों का समूह है। चार राहों का समूह है साथियों। चार क्या है यहाँ पे? संख्यावाचक, मतलब द्विगु। अगला क्या है? सप्ताह है। सप्ताह क्या है साथियों? सपत प्लस आह का समूह है। ठीक है साथियों, सप्त क्या होता है? सात। आह क्या होते हैं? दिन। क्या बन गया? सात दिनों का जोड़, सात दिनों का समूह है, सात दिनों का मिलन, सात दिनों का समाहार। क्या हो गया? सप्ताह है। पता होगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। हाँ। अगला है साथियों, तिरंगा। हमारा आदरणीय, ध्वज, रिस्पेक्टेड इंडियन फ्लैग, तिरंगा। इसका बनता है साथियों तीन रंगों का जोड़। मतलब क्या साथियों? तीन रंगों का समूह है, मिलन, समाहार, जोड़। ये क्या है? तीन। संख्यावाचक है ना सब साथी, पहला पूर्व पद भी है, पहला भी है, और संख्या क्या है? तीन। यानी कि जिसका पहला पद क्या होता है साथियों? संख्या। ये देखो यहाँ पर सात था संख्यावाचक, दो था संख्यावाचक, तीन था संख्यावाचक, चार था संख्यावाचक, सप्त संख्यावाचक, तीन क्या है साथियों? संख्यावाचक। यानी जिस भी पद का पूर्व पद, पहला पद, उत्तर पद से जो आगे आता था जिसे क्या बोलते हैं? पहला पद। वो क्या है? जिसका संख्यावाचक होता है उसे क्या बोलेंगे? द्विगु समास। ठीक है साथियों, आगे समझ में? कर दिया वाला साहब? ठीक। अगला साथियों हमारा दवंद। दवंद समास साथियों हमारा 5वें नंबर का। दवंद बोलते हैं साथियों इसको, या फिर ऐसे लिखा जाता है इसको, दवंद समास।
ऐसे लिख लो साथियों, ऐसे लिख लो, बात एक ही है, लेकिन हम क्या लिखते हैं, ऐसे। ये मत सोचना कि हम ऐसे लिखते हैं तो ये ठीक है ये गलत है, ये भी सही है, क्योंकि इसमें क्या है साथियों, वह नीचे है, वह पूरी है, अगर कम होती या फिर छोटा होता तो ऊपर आता, द इसमें कम है, इसलिए हमने द के नीचे क्या लगाया, हलंत। ऐसे लगा तो हलंत, या फिर ऐसे कर लो साथियों, ये लो। ठीक है साथियों, दम दम बोल दो, दवंद बोल दो, बात एक ही है। दवंद समास, इस समास का सिंपल साधारण साथियों, इसके क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान होते हैं। और दोनों पद कौन से साथियों, पूर्व पद और उत्तर पद। ये समझ लो दो भाई है, ना तो ये कम है ना ये कम है, अगर ये गैंगस्टर है तो समझ ले ये भी गैंगस्टर है, अगर ये अच्छा है तो ये भी अच्छा है, दोनों की बराबर है, 50-50 है। इन दोनों की पावर 100 है, तो इसकी कितनी है कर लेगी, 50, इसकी कितनी है 50। अगर ये ला गया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, अगर वो है ये नहीं लिखा तो इसकी कोई वैल्यू नहीं। ये आएंगे तो साथियों दोनों ही आएंगे, और इनको लिखने के लिए साथियों क्या होता है, ये मैंने पूर्व पद लिखा, ये मैंने उत्तर पद लिखा, और इनके बीच में साथियों ये वाली ब्रैकेट जरूर डाली जाती है। अब देखो अभी आपको समझाएंगे, इसका उदाहरण है साथियों जैसे नदी नाले, नदी नाला। ठीक है साथियों, हम इसको कैसे लिखेंगे, ये तो मैंने ऐसे ऐसे आ गई, ये नदी नाला, ऐसे आएगा। इसका क्या मतलब है साथियों, नदी और नाला। एक बात रहेगी साथियों था नहीं, ये तो आपको बता दिया कि इसके दोनों पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद भी और उत्तर पद भी। जब भी हम उनको साथियों खोलकर लिखेंगे तो उनके बीच में ये आएगा साथियों और, क्योंकि जब भी हम किसी को दो व्यक्तियों का नाम लेते हैं तो बोलते हैं ना कि राम और श्याम, सोहन और मोहन, गीता और सीता, इसलिए बीच में साथियों में क्या लगा जाता है, और और लगाने का मतलब क्या साथियों, इसकी भी इतनी वैल्यू है, इसकी भी इतनी वैल्यू है, दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है साथियों, अगला पाप और पुण्य, पाप पुण्य। आपको देख के नहीं लग रहा साथियों कि ये दोनों बराबर हैं, जैसे जैसे नदी और नाला, नदी में पानी बहता है नाले में पानी बहता है, उसकी भी इतनी वैल्यू है, इसलिए मैंने और लगाया। पाप और पुण्य, यानी जितनी पाप की वैल्यू उतनी पुण्य की वैल्यू है साथियों। हाँ, तभी तो हमने इसके बीच में लगाया। क्या बोलते हैं कि किसी के पाप ज्यादा हो जाते हैं तो बोलते हैं कि तेरा पाप का डबल गया, तो उसका अगर किसी के पुण्य ज्यादा हो जाए तो फिर हम उसको बोलते हैं कि इसने बहुत पुण्य कमा लिए, यानी कि वैल्यू दोनों के बराबर है, और इनको दोनों को बराबर रखा जाता है साथियों जिंदगी में। अगर किसी के पाप ज्यादा तो पुण्य कमाए, अगर किसी के पुण्य ज्यादा थोड़ा पाप कमा ले, मजाक कर रहा हूँ साथियों, ठीक है, पाप और पुण्य, पाप और पुण्य। ठीक है साथियों, अगला सुख दुख, मजाक कर रहा हूँ साथियों, कभी ये सोचो कि मैंने तो बहुत ज्यादा पुण्य कमा लिया थोड़ा पाप कमा लूं। सुख दुख, सुख और दुख। ठीक है साथियों, सुख दुख। अगला है देश विदेश, देश और विदेश। ठीक है साथियों, अगला है आगे पीछे, अगला उदाहरण है इसका ऊंच नीच, ऊंच नीच, मतलब कोई ऊंचाई पर है कोई नीचाई पर है साथियों, ऊंच नीच।
नर और नारी, मैंने क्या बोला साथियों, दोनों की वैल्यू एक सर है। अब देखो नर और नारी, नर के बिना नारी कोई वैल्यू नहीं, नारी के बिना नर की कोई वैल्यू नहीं साथियों, इसलिए क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया ना साथियों, 100 अगर इन दोनों की वैल्यू 100 है तो 50 इसकी है, 50 इसकी है, 50 इसकी है, 50 इसके, दोनों मिला के हो गए 100%। ठीक साथियों, ठंडा गर्म, ठंडा गर्म। अगला क्या है, ये मेन है साथियों। वैसे तो आप कुछ भी बना सकते हो, बहुत सारे उदाहरण है देश बिना के, आप कहीं से चेक कर ले, लेकिन साथियों जो मेरे को अच्छे लगे मैंने इनको नोट किया, इनकी पीडीएफ बनाई, नोट्स बनाए साथियों, वो आपको बताया। एक और है साथियों, खरा खोटा, याद आ गया अभी, खरा खोटा, ये भी इतनी वैल्यू रखता है साथी, ये भी इतना। और जब इनका वो करेंगे साथी, हम समाज के नियमों के अनुसार विच्छेद करेंगे तो क्या बोलेंगे, खरा और खोटा, और आ जाएगा साथी इनमें जब इनको विच्छेद करेंगे, और जब इनको जोड़ेंगे तो और की जगह क्या आ जाएगी, ये स्लैश। ठीक है साथियों, ये वाला साफ कर दूं, ठीक। आगे साथियों समास में कोई कंफ्यूजन तो नहीं, ठीक है। अगला समास चलते साथियों, अगला अंतिम लास्ट और नंबर 6, बहुब्रीहि समास। जिस समास का साथियों पूर्व पद, उत्तर पद प्रधान नहीं होता साथियों, ना तो पूर्व पद प्रधान होता साथियों, ना उत्तर पद प्रधान होता है, तो फिर कौन सा होता है, अन्य तीसरा, अन्य तीसरा, या फिर कोई स्पेशल इंसान। जैसे हमने बोला, ये देखो इसमें नदी और नाला ये दोनों प्रधान है साथियों, लेकिन अगर ना तो नदी प्रधान हो ना फिर नाला प्रधान हो, और इन दोनों को मिलाकर ये किसी स्पेशल को, तीसरे व्यक्ति को वो करते हो साथियों, प्रदर्शित करते हो, तो हम क्या बोलते हैं उसको, बहुब्रीहि समास। अन्य तीसरा पद क्या होता है साथियों, प्रधान होता है, उसे क्या बोलते हैं साथियों हम, बहुब्रीहि समास। पूर्व पद प्रधान नहीं होता, नहीं, और उत्तर पद क्या साथियों, प्रधान नहीं। ठीक है साथियों, अन्य तीसरा कोई शब्द प्रधान होता है तो उसको क्या बोलते हैं, बहुब्रीहि समास। अब जैसे देखिए साथियों उदाहरण है, नीलकंठ, नीलकंठ। अब हम इसका वो करेंगे साथियों, विग्रह करेंगे, समासिक विग्रह, क्या बनेगा, नील और कंठ, नील और कंठ, क्या बना साथियों, कुछ बना, नीलकंठ क्या, कुछ भी नहीं। लेकिन ये तो क्या है हमारा पूर्व पद, ये क्या उत्तर पद, क्योंकि हमने इसका विच्छेद किया। अगर हम अभी ये समझें, इसके बीच में ऐसा कुछ लगा दें कि जब इनका कोई मतलब ही नहीं है, तो हम किसी विशेष को बोलते हैं साथियों, कैसे, जैसे देखो, नील या फिर नीला, नीली लगा लो, नील है कंठ जिसका, मैंने बीच में भी अक्षर लगा दिया साथियों, बाद में भी लगा दिया, क्योंकि इन दोनों का तो कुछ बन ही नहीं रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं किसी तीसरे आदमी को यहाँ पे प्रदर्शित करूं साथियों, तो मैंने क्या लिखा, नील है कंठ जिसका, और वो क्या बना दिया, नीलकंठ। नीलकंठ कौन है साथियों, किसको बोलते हैं, महादेव को, महादेव जी, इज्जत से नाम लेना चाहिए साथियों, महादेव जी। ये क्या हो गया,
ना तो पहला पद प्रधान ना दूसरा पद प्रधान, कोई अन्य तीसरा पद प्रधान है, नीलकंठ जिसका कौन, महादेव। महादेव के लिए क्या शब्द प्रयोग किया, नीलकंठ। ये क्या होगा हमारा साथियों, बहुब्रीहि समास। आया समझ में साथियों, जिसका ना तो पूर्व पद प्रधान है नील, ना उत्तर पद प्रधान है कंठ, और क्या अन्य तीसरा पद प्रधान होता है, महादेव। नीला है कंठ जिसका साथियों, महादेव। ये बड़ा शास्त्र साथियों, समझता हूं मैं, ये उदाहरण याद, बहुत उदाहरण है साथियों, बहुत करेंगे अभी तो, आपको अच्छी तरह से समझ में आना ही जरूरी है, वरना फिर मेरा इतनी देर से क्लास लेना क्या फायदा अगर आपको समझ नहीं आया तो। ठीक है साथियों, अब अगला उदाहरण देखते हैं हम, लंबोदर। ये तो सभी को याद होगा, लंबोदर। लंबा है उदर जिसका, मतलब क्या साथी इस बात का, लंबोदर लंबा है उदर, उदर क्या होता साथियों हमारा, पेट। यानी लंबा है उदर जिसका, किसको बोलते हैं, श्री गणेश जी को, श्री गणेश जी महाराज को, श्री गणेश जी महाराज। ठीक है साथियों, श्री गणेश जी को बोलते हैं, क्यों, क्योंकि उनका पेट बहुत ज्यादा लंबा था साथियों। लंबा का मतलब वो नहीं कि यहाँ बैठ के 2 किलोमीटर लंबा, खाने की मतलब बात हो रही है साथियों यहाँ पे, वो है ना बहुत जल्दी रास्ते नहीं थे साथियों, यानी कि वो ये नहीं कहते बोलते कि हम, हाँ हमने भर पेट के खाना खा लिया तो हमारी भूख मर गई, उसको इतनी भूख लगती थी साथियों कि वो बहुत जल्दी है ना ये नहीं बोलते थे कि हाँ मैं भूखा था और मैं अब रज गया हूं, मैं पूरी तरह से संतुष्ट हो गया हूं। इसलिए उसको क्या संज्ञा दी गई साथियों, लंबोदर, यानी कि बहुत सारा अनाज दाना पानी खाने वाला श्री गणेश जी महाराज, उसलिए क्या बोला गया साथियों, लंबोदर। अगला है दशानन। दशानन मतलब क्या साथियों, 10 है आनंद जिसके। देखो साथियों, इसमें तो आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी क्योंकि यहाँ पे 10 है, 10 क्या है, 10। हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या किया था, द्विगु समास, और द्विगु समास में हमने क्या बोला था कि जिस शब्द या जिस भी विग्रह पढ़ने पर पहला पूर्व पद संख्यावाचक होता है हम उसको क्या बोलेंगे, द्विगु समास। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि 10 है तो ये द्विगु है, पहले पूरी व्याख्या पढ़े, 10 है आनंद जिसके, ये संख्यावाचक नहीं साथी, यहाँ पर किसी तीसरे व्यक्ति की तुलना की जा रही है, और वो कौन है, रावण। 10 है आनंद जिसके, रावण। रावण के क्या थे साथियों, 10 मुख, मुंह है। आनंद क्या होता है साथियों, मुख, मुखड़ा, आनंद चेहरा। ठीक है साथियों, इसका मतलब है ये कि 10 है आनंद इसके, किसके थे, रावण के। 10 आनंद किसको बोला जाता है, रावण को। अगला साथियों, महावीर। एक मिनट साथियों, मैं पानी पी लिया हूं, एक मिनट। चलिए शुरू करते हैं, चलिए। महावीर, महावीर क्या आता साथियों, महान है जो वीर। ना तो स्वाति इसमें पूर्व पद है प्रधान, न उत्तर पद है, लेकिन जो इसकी व्याख्या हो रही है साथी वो किसी तीसरे व्यक्ति को प्रेरित कर रहा है, जैसे महावीर, महान है जो वीर, कौन है वीर, ऐसा महान कौन हो साथी जिसकी जो अभी तक उसी कोई तुलना नहीं कर पाया उसके साथ, या फिर उससे ज्यादा कोई अच्छा नहीं कर पाया, ऐसा कौन हो सकता साथियों,
वो है हमारे श्री हनुमान जी। हनुमान, हनुमान जी, क्योंकि साथियों वो ऐसे पराक्रमी थे, ऐसी अच्छी बॉडी थी साथियों उसकी, जो उसके बराबर आज तक कोई नहीं हुआ, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, महावीर। आपने सुना भी होगा, महावीर विक्रम बजरंगी। महावीर इसलिए बोला जाता था उसको क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान थे और उनकी बॉडी बहुत खतरनाक थी, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, महान है जो भी। दया सागर थे साथियों, दया थी उनमें, करुणता थी, क्या हो गया, महावीर। ठीक है साथियों, अगला है अनहोनी। अनहोनी क्या होती है साथियों, हम क्या बोलते हैं, न होने वाली घटना, कि हम बोलते हैं कि ये भगवान कोई अनहोनी ना हो जाए, यानी कि ऐसी घटना जो हमने कभी देखी ना हो, सुनी ना हो, जो हमारी कल्पना से परे हो साथियों, उसे क्या बोलते हैं हम, अनहोनी। ठीक है साथियों, महावीर, दशानन, लंबोदर, अनहोनी, नीलकंठ, समझ में आ गया साथियों, ये बड़ा साफ कर दो। ठीक, अगला है मृगेंद्र। मृगेंद्र क्या साथियों, मृगों का इंद्र, शब्दों से ही उसकी व्याख्या करो ना साथियों, हम बार बार रटा रटा क्यों पढ़े, देखो इसमें क्या लिखा, मृगेंद्र, मृग प्लस का इंद्र, मृगों का इंद्र। मृग क्या होता है साथियों, हिरण। इंद्र कौन होता है, राजा, शासक, बलशाली, या फिर जिसका कानून चलता हो, जिसका कानून चलता हो। आगे समझ साथियों, कौन है वो, सभी को पता है। मृगों का इंद्र किसको बोला जाता है साथियों, शेर को, शेर, सिंह है ना, तो यहाँ पे साथियों पूर्व पद प्रधान है ना उत्तर पद प्रधान है, लेकिन जब हमने इसकी व्याख्या की मृगों का इंद्र, तो क्या निकल के आया, ये तो किसी स्पेशल व्यक्ति, इंसान, जानवर, कुछ भी हो, उसके बारे में वर्णन कर रहा है, और वो किसके बारे में वर्णन कर रहा है साथियों, वो है शेर, सिंह है। इसलिए यहाँ पर कौन सा समास साथियों, मृगेंद्र क्या है, बहुब्रीहि समास। वो वहां साफ करो साथियों। ठीक, अगला और देख ले साथियों, विषधर। विष को धारण करने वाला, विष को धारण करने वाला साथियों कौन है, ये हमारा क्या है, पूर्व पद है, ये क्या है, उत्तर पद है। ना तो ये प्रधान है, ना ये प्रधान है, ना ये प्रधान है साथियों। लेकिन जब इसकी व्याख्या की तो क्या पता चला कि विष को धारण करने वाला, ये ऐसी कोई तीसरा के बारे में वर्णन है जो, जिसने विष को अपने अंदर समाया हुआ है, या फिर धारण कर रखा है, उठा रखा है, पी रखा है, कुछ भी हो साथियों, विषधर, यानी कि लोकल इंसान की तो बस की बात नहीं। वो कौन है, स्पेशल है साथियों, और वो कौन है, सांप। सांप में ये साथियों जहर सबसे ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि इसकी बॉडी सारी जहर की बनी होती है साथियों, इसलिए कौन है वो, विशेष है। आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं बना जो अपने अंदर जहर को समास के। सांप तो 24 घंटे रखता है साथियों, हमारे अंदर क्या है, खून है, मांसपेशियां है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, लेकिन सांप के अंदर क्या है, जहर ही जहर है। उसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती, इसलिए वो क्या है, स्पेशल है वो। और उसमें वाक्य में क्या बना, तीसरे व्यक्ति क्या होगी, विशेषता की गई है, और वो क्या है, बहुब्रीहि समास। ठीक है साथियों। पीताम्बर है साथियों एक, वो बहुत बहुत फेमस है, पीताम्बर। पीले हैं कपड़े जिसके साथियों, ऐसे तो हिंदी बनेगी, इसी का व्याख्या करें साथियों, पीत है
अंबर जिसके, पीत है अंबर जिसके। पीत क्या होता है साथियों? पीला। पीत क्या है? पीला। अंबर क्या है? कपड़ा। क्या हुआ? पीत है अंबर जिसके, यानी कि पीले हैं कपड़े जिसके। किसके हैं साथियों पीले कपड़े? बताओ। कौन पता? ठीक। पीले हैं कपड़े जिसके, वो है श्री कृष्ण जी महाराज। श्री कृष्ण जी। हम उसको बोलते हैं ना पीताम्बर, पीले कपड़ों वाला। यहाँ पर देखो, ये हमारा पूर्व पद है, ये हमारा क्या है? उत्तर पद है। लेकिन ये तो कोई व्याख्या नहीं हुई, हमने क्या जोड़ा इसमें? है जिसके। ये इसको बना के किसी तीसरे विशेष को क्या कर रहा है? संबोधित कर रहा है। कोई तीसरा विशेष कौन है साथियों? श्री कृष्ण जी महाराज। इसलिए क्या बोला गया है कि ये बहुब्रीहि समास ऐसा समास है जिसमें ना तो कोई पूर्व पद प्रधान है साथियों, ना कोई उत्तर पद प्रधान है, और इसमें सिर्फ क्या है? कोई तीसरा समास प्रधान है, और वो है ये। इसलिए इसको बहुब्रीहि समास बोला जाता है। पीताम्बर पीले हैं कपड़े जिसके, कोई विशेष, वो कौन है? श्री कृष्ण जी। साथियों हमने समास तो कर लिए, आपने भी पढ़े हैं अभी, छह के छह समास किए। अब साथियों कंफ्यूजन हो जाती है कई बार कि दबंध कैसे है, द्विगु कैसे है, बहुब्रीहि कैसे है, कर्मधारय कैसे है। अभी उनको दूर करने के लिए साथी थोड़ा सा इन दोनों के बीच का जो कंपटीशन है वो करते हैं। पहला साथी हमारा कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर, क्योंकि जो इन दोनों के होते हैं ना कई बार साथियों, वो एक समान हो जाते हैं और बंदा कंफ्यूज होता है और वो गलत पे उत्तर लगा लेता है। तो चलिए अब उनमें थोड़ी सी वो करते हैं, कंपटीशन वाला काम करते हैं और पता लगाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। पहला कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय प्लस बहुब्रीहि समास। इनमें अंतर बताना है साथियों आपने। अंतर, क्या अंतर है इनमें? ठीक है, आप सभी को समझना पता होना चाहिए साथियों कि जो इनका जो मेन अंतर है ना, वो इनके किस पे डिपेंड करता है साथियों? परिभाषा पर। परिभाषा बोल दीजिए या फिर विग्रह बोल दीजिए साथियों, या फिर विच्छेद बोल दीजिए साथियों, कि हम किस प्रकार से उनका विग्रह करते हैं, विच्छेद करते हैं साथियों, उनकी परिभाषा देते हैं। कर्मधारय देखिए, कर्मधारय, कर्मधारय समास में क्या होता है साथियों? एक पद विशेष है, उप विशेषण विशेष है, उपमेय उपमान होता है साथियों। क्या होता है? विशेषण विशेष्य, उपमेय उपमान। उपमेय उपमान, विशेषण विशेष्य उपमेय उपमान होता है साथियों। ठीक है, पूर्व पद, उत्तर पद। पूर्व पद ये क्या होते हैं? विशेषण विशेष्य उपमेय उपमान होते हैं। और दूसरा पद क्या होता है साथियों? इसका प्रधान। ठीक है, और जो बहुब्रीहि समास है साथियों, वो तो आपको पता ही है कि उसका ना तो पहला पद प्रधान होता है साथियों, ना दूसरा पद प्रधान होता है। होता है तो क्या है? सिर्फ तीसरा। अब इनकी देखिए साथियों व्याख्या करते हैं हम। हमने लिया था नीलकंठ। नीलकंठ, हमने इसकी व्याख्या की साथियों, नीला है जो कंठ। ये क्या था साथियों? हमारा कर्मधारय समास, नीला है जो कंठ। ठीक है, और
इसकी दूसरी देखिए साथियों, नीला है कंठ जिसका, मतलब शिव जी महाराज, शिव जी। हो गया ना साथियों अलग अलग। ये हमारा कर्मधारय है, और ये हमारा बहुब्रीहि समास साथियों। हो गया, मतलब ये डिपेंड करता है साथियों आपके व्याख्या पे, कि आप इसकी व्याख्या किस प्रकार करते हैं साथियों। और जो होता है प्रश्न वाला होता है साथियों, जो भी एग्जामिनर होता है, वो कभी भी साथियों दो एक साथ नहीं देता, क्योंकि उसको पता है कि दो उत्तर एक साथ हो ही नहीं सकते। कोई रेयर चांस होते साथियों जिसमें दोनों ऑप्शन एक साथ दिए जाते हैं, कर्मधारय भी और बहुब्रीहि भी। मैं तो आज तक कोई क्वेश्चन देखा नहीं साथियों कि जिसमें ये भी दे रखा हो वो भी दे रखा हो। ठीक है साथियों, अब हम देखते हैं अगला उदाहरण, लंबोदर। इसका हमने क्या किया था साथियों, वो किया था लंबे पेट वाला। और दूसरा क्या था हमने, लंबा है उधर जिसका। हो गया अलग साथियों, ये भी अलग ये भी अलग। किसका फर्क है साथियों, सिर्फ व्याख्या का। ये हमारा कर्मधारय है, और ये हमारा बहुब्रीहि। ठीक है साथियों, कर्मधारय में क्या होता है, विशेषण विशेष होता है, उपमेय उपमान होता है साथियों। और बहुब्रीहि में क्या होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता। आगे समझो साथियों, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में अंतर। किसका फर्क है साथियों, सिर्फ व्याख्या का। साफ कर दो। अगला है साथियों, अगला हमारा द्विगु और बहुब्रीहि। अगला कौन सा साथियों, द्विगु। द्विगु समास और बहुब्रीहि साथियों। हमने पढ़ा था द्विगु समास का क्या होता है, पहला पद संख्यावाचक, और बहुब्रीहि में तो आपको पता है साथियों कोई भी पद प्रधान नहीं होता। द्विगु में क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है, और दूसरा पद क्या होता है इसका, विशेष्य। और जबकि बहुब्रीहि समास का तो आपको पता है साथियों कुछ नहीं होता, वो तो शब्द से अलग होता है। एक हिसाब से वो तो विशेष्य का काम करता है, जो सबसे अलग होता है साथियों, किसी का कोई पद प्रधान नहीं होता। अब देखियो, इनका जो सबसे अलग है वही है, सिर्फ व्याख्या पे डिपेंड है साथियों। इसका उदाहरण देखिए, चतुर्भुज। चतुर्भुज द्विगु बनाया, चार भुजाओं वाला।
ठीक है साथियों, चार भुजाओं वाला। मतलब क्या है, पहली क्या होगी संख्या, लेकिन दूसरा पद क्या है इसका, विशेष्य। मतलब क्या है, अगर ये चार है, इसको छोड़ के जो हमारा ये उत्तर पद है, अगर यही ना लगाए बाद में, तो क्या फर्क पड़ेगा, पता ही नहीं। चार क्या चार, कोई वाक्य भी तो कंप्लीट भी तो होना चाहिए ना। चार भुजाओं वाला, ये क्या है, उत्तर पद। उत्तर पद में क्या है, विशेष्य है। विशेष्य क्या है, भुजाएं, भुजाओं वाला। और जो बहुब्रीहि समास साथियों, उसमें क्या बनेगा, चार है भुजाएं जिसकी, चार है भुजाएं जिसकी। ये किसकी है, चार भुजाएं किसकी है साथियों, विष्णु की। ये किसके लिए है, स्पेशल के लिए। मतलब इसका तो कोई ना पहला पद प्रधान है ना दूसरा पद प्रधान है, इसलिए तो इसको क्या है, बहुब्रीहि समास बोला गया। ऐसा क्या है, विष्णु के लिए है। अब एक और देख ली साथियों, पंचवटी। पंचवटी, पांच वटों का समूह है, और बहुब्रीहि बनाई साथियों, पांच वटों से घिरा स्थल। पांच वटों से घिरा स्थल साथियों कौन सा, दंडकारण्य। दंडकारण्य, कोई, ये तो पांच वटों का समूह है साथियों, कोई भी हो सकता है। लेकिन ये कोई स्थल है ना, विशेष स्थल है साथियों, दंडकारण्य। और दंडकारण्य कहाँ साथी, क्या क्या था, ये वही स्थान है जहां पर श्री राम ने सीता और भाई लक्ष्मण के साथ निवास स्थान किया था। गिरा निश्चित स्थल है साथी, ये गिरा निश्चित स्थल, निश्चित स्थल। और कौन सा, वो दंडकारण्य। ये तो सिंपल है साथियों, लोकल है। लेकिन ये किसी स्पेशल के लिए बोला गया है। मैंने क्या बोला है कि अगर इनमें फर्क करना साथियों, उनकी व्याख्या पर ध्यान देना पड़ेगा। और कोई रेयर ही चांस होते हैं साथियों जो दोनों एक साथ आते हैं। दंडकारण्य वह स्थान जहां पर किसने निवास कर साथियों, श्री राम, सीता और लक्ष्मण। इसलिए क्या बोला गया साथियों, दंडकारण्य। दंडकारण्य क्या था, एक निश्चित स्थान था, जो क्या था, पांच वटों से गिरा हुआ स्थान था साथियों। अब आता है दशानन। दस आनंद वाला, ये क्या था, द्विगु। और ये क्या है, दस है आनंद जिसके। मतलब कोई स्पेशल जिसके पास 10 मुंह है। आज तक तो सिर्फ एक ही है जिसके पास 10 मुंह थे, आगे फ्यूचर का पता नहीं साथियों। वो है रावण। कौन है साथियों, रावण। और ये क्या है, कुछ भी नहीं, 10 आने वाला। पहला पद गया इसमें, संख्या। इसमें गया, इसमें संख्या है, लेकिन क्या है, ये किसी स्पेशल के लिए बोला गया, इसलिए यहाँ पर क्या है, बहुब्रीहि समास। ठीक है साथियों, करो साहब। अगला साथियों, द्विगु और कर्मधारय। देखो साथियों, द्विगु आपने पता ही है, पहला पद संख्या,
संख्या वाचक। और क्रमधारय भाई आपको बताया है, एक पद क्या होता है साथी इसका, एक पद का होता है विशेषण, विशेषण विशेष्य है। लेकिन जो यह है ना विशेष विशेष होता है, वो कभी भी साथी इसका क्या नहीं होता, संख्यावाचक नहीं होता। संख्यावाचक नहीं होता। जैसे अब देखिए नवरत्न, नवरत्न एग्जाम्पल लिया साथियों हमने। नवरत्न, नवरत्न क्या है, नवरत्नों का समूह है। नौ रत्नों का समूह है। ये क्या है, नवरत्नों का समूह द्विगु। क्या हो गया द्विगु, संख्यावाचक है। अगला चतुर्वर्ण, चार वर्णों का समूह है। ये क्या है, संख्या चार, एक ही दिन नौ। ये क्या हो गया, द्विगु। अब अगला देखिए, अगला साथी है पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। पुरुषोत्तम क्या साथियों, पुरुषों में है जो उत्तम है, पुरुषों में है जो उत्तम। क्या बोलेगा, पुरुषोत्तम। एक और है रक्तोपल। क्या है साथियों, रक्तोपल। रक्त में है जो उत्पल। ये देखो साथियों, ठीक है, ये द्विगु और कर्मधारय है। पहला पद क्या होता है साथियों, द्विगु का संख्यावाचक। और कर्मधारय क्या होता है, एक विशेषण भी होता है साथियों, विशेषण विशेषण भी होता है, लेकिन जो कभी है ना वो संख्यावाचक नहीं होता। आगे समझ में, बस इनको समझने का एक ही वो है साथियों, इनकी व्याख्या पर ध्यान देना आपने, कि व्याख्या किस चीज से बनाई। अगर आपने गलत बनाई तो गलत समास, अगर सही बनाई तो सही समास। और सबसे ज्यादा तो इंपॉर्टेंट तो ये भी होता है साथियों, ऑप्शन भी देखे जाते हैं ना, कि क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। क्या पता हम बहुब्री की बनाए बैठे हो, अगले ने कर्मधारय दे रखा हो, ये तो जाता है ना। अब चलते हैं हम संधि और समास में थोड़ा सा अंतर, क्योंकि कई बार बंदे है ना भूल जाते हैं कि क्या संधि और क्या समास है। संधि प्लस समास में क्या है अंतर, करते हैं साथियों। हम्म। अगर हम इनको देखे साथियों अर्थ की दृष्टि से, तो जैसे कोई व्याख्या होती है या फिर जो नियम लागू होते साथियों, उनकी दृष्टि से दोनों एक सार है, एक समान है। लेकिन जो दोनों का अर्थ भी क्या है, मेल है, और दोनों में कुछ भिन्नता भी पाई गई है। संधि भी क्या करती है साथियों, जोड़ती है। समास भी क्या करता है, जोड़ता है। संधि भी क्या करती है, तोड़ती है। और समास भी क्या करता है, तोड़ता है।
हाँ भाई, सीधा सा है। संधि को जोड़ो तब भी कोई शब्द बनता है, समास को जोड़ो तब भी कोई वह शब्द बनता है साथियों। इसको संधि को अलग करो तो ये भी, इसमें भी नियम लागू होता है, समास को अलग करो उसमें भी नियम लागू होता है साथियों। लेकिन अब पता क्या है, अब इसमें जो मेन बात है वो है जो संधि है ना साथियों, संधि वो क्या है, वर्णों के मेल को बोलते हैं, वर्णों का मेल। दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं साथियों, संधि। और जबकि समास क्या है, समास क्या साथियों, दो शब्दों के मेल को, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, समास। ठीक है साथियों, ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोटिस करने वाली है साथियों की संधि में सिर्फ वर्णों का मेल होता है। जैसे राम प्लस, नहीं राम नहीं, देखो जैसे लिखेंगे हम हिंदी में, महा प्लस आत्मा, इसमें क्या हुआ, ये मेल हुआ साथियों। है तो ऐसे की ऐसी है, जो ये ए है ना प्लस और ये आ है, ये जुड़े हैं साथियों। और ये तय भी ऐसे का ऐसे ही है, इनको जोड़ के क्या बना, आ, और क्या बना, महात्मा, ये बना है साथियों। और समास में आपने देखा भी है, दो शब्द बने हैं, और क्या है, विद्यालय, इसमें क्या बना था, विद्या के लिए हल्ले। अब बताओ साथियों, कन्फ्यूजिंग दूर हुई, संधि वर्णों का मेल, समास शब्दों का मेल। अगला देखते हैं साथियों, जब भी संधि का हम वो करते हैं साथियों, जैसे जब ये बताया, महात्मा बताया, ए प्लस आ, क्या हुआ, आ। इसमें क्या होता है साथियों, जो संधि बनाई जाती है उसमें फर्क पड़ता है, किस पर, वर्णों पर। लेकिन जब समास जोड़ा जाता है साथियों तो फर्क नहीं पड़ता, किस पर, फर्क नहीं पड़ता, किस पर, शब्दों पर। क्या साथियों, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और एक बात और साथियों, जब भी हम समास को जोड़ते हैं, जो उनके बीच के कारक होते हैं, कारक, वो क्या हो जाते हैं, लुप्त। जैसे हमने बनाया था, वो कहां गया, विद्यालय, विद्यालय, इसका क्या हो गया, के लिए, ये कारक था साथियों, क्या हो गया था, ऑटोमेटिक गायब हो गया था। विद्या के लिए आल्य, क्या बन गया, विद्यालय। अभी आगे भी दिखाता हूं साथियों आपको। अगला है राजपुत्र, क्या था, राजा का पुत्र। जो एक कारक था ना साथियों, ये क्या हो गया, ऑटोमेटिक गायब हो गया, और क्या बन गया, राजपुत्र। विद्यालय, विद्या के लिए आल्य, यहां लिख लीजिए, विद्या के लिए आल्य। ये देखो साथियों, विद्यालय क्या बना, विद्या के लिए आल्य, ये के लिए क्या हो गया, ऑटोमेटिक गायब हो गया। अब एक बात और साथियों, ये कई बार भी पूछी जाती है, मैंने खुद देखे पेपरों में,
संधि को तोड़ने को क्या कहते हैं साथियों? हमने अगर संधि तोड़ी, तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संधि विच्छेद। संधि को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है साथियों? संधि विच्छेद। और जबकि समास को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है साथियों? क्या कहलाती है साथियों? समास विग्रह। और इसको दूसरा नाम भी क्या साथियों? व्यास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। ये समास तोड़ने की प्रक्रिया संधि छेद, संधि तोड़ने की प्रक्रिया संधि छेद साथियों, और समास तोड़ने की प्रक्रिया समास विग्रह यानी कि व्यास। ठीक है साथियों, ये थी आज की क्लास साथियों हमारी हिंदी की, और जिसका हमारा टॉपिक था साथियों समास। उम्मीद करता हूं साथियों आपको क्लास अच्छी तरह समझ में आई होगी, कोई कंफ्यूजन भी नहीं हुई होगी, और मैंने भी आपको अच्छी तरह समझाने में साथियों पूरी कोशिश की। उम्मीद करता हूं आपने एंजॉय किया होगा साथियों। साथियों आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं NSMEHRA 6342। जैसे साथियों आप इसको गूगल पर सर्च करेंगे आपको हमारी आईडी निकल के आएंगी, NS मेहरा त्रेश ग्रुप की सभी शाखाएं साथियों। वो है जैसे व्हाट्सएप, व्हाट्सएप चैनल, अगले साथियों टेलीग्राम, टेलीग्राम चैनल, अगला फेसबुक, अगला साथियों इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम चैनल साथियों। इन इस क्लास की लिंक है साथियों यूट्यूब पर डाला जाएगा क्लास को, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, आप वहां से भी देख सकते हैं। और जो इनकी पीडीएफ है नोट से साथियों वहीं पर डाले जाएंगी। और हम डेली साथियों जितनी भी इंपॉर्टेंट खबरें होती हैं, अखबारों की कटिंग होती है, वो सब यहाँ पर डाल दी जाती है सुबह सुबह, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे साथियों। आप यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं। और जो साथियों हमारे एनएस मैराथ रेस्ट बैच ग्रुप का लोगो है साथियों वो है उड़ता हुआ बाज है, और जिसके पाँव में साथियों रिस्पेक्टेड ब्लैक पॉइजनस सरपेंट है साथियों, और नीचे लिखा हुआ है एनएस मैरा क्रिस्ट बैरिस। उम्मीद करता हूँ साथियों मैं आपको अच्छी तरह समझाने में कामयाब हो गया होगा और कोई कमी भी नहीं छोड़ी होगी। तो आज की हमारी क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं साथियों। मन लगाकर पढ़ते रहिए, मिलते हैं आपको नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।